हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर दी रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ विश्व भूगोल के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो देखिए आज आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो देखिए, साउथ अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश या महाद्वीप है। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और जनसंख्या की दृष्टि से यह पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। देखिए, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्राचीन काल में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। उन्होंने इसका सत्यापन दोनों महाद्वीपों की तटीय बनावट के आधार पर किया। तो ये फैक्ट है आपका। पहले क्या था? पहले प्राचीन काल में दक्षिण अमेरिका अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, इस सिद्धांत दिया था वैगनर ने। अगला फैक्ट आता है, दक्षिण अमेरिका विश्व का सबसे आर्द्रता वाला महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा आर्द्रता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो पाई जाती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इस महाद्वीप के लगभग 40% क्षेत्रफल पर वनों का अधिकार पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यानी दक्षिण अमेरिका का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 40% क्षेत्रफल पर केवल वन ही वन पाए जाते हैं। अगला फैक्ट आता है, देखिए, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियंस कहा जाता है। इसके अलावा जैम्बो, मुलाठे आदि प्रजातियों के निवासी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए, जैम्बो जनजाति भी कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में। मुलाठे जनजाति भी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, जबकि जो रेड इंडियंस है वो भी आपकी दक्षिण अमेरिका में ही पाई जाती है। और दक्षिण अमेरिका में जो मूल निवासी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रेड इंडियंस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला फैक्ट आता है, साउथ अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में कैरिबियन सागर एवं दक्षिण में दक्षिणी महासागर स्थित है। अगला फैक्ट आता है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से पनामा नहर के द्वारा अलग होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, उत्तरी अमेरिका जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से किसके द्वारा अलग होता है? पनामा नहर के द्वारा अलग किया जाता है। अगला है, मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को टिएरा डिल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका फैक्ट। अगला फैक्ट आता है, दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं। दक्षिण अमेरिका में कुल कितने देश हैं? 13 देश हैं, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है, एवं सबसे छोटा देश फ्रेंच गुयाना है। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि दक्षिण अमेरिका का बड़ा देश बताइए या दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश बताइए। तो सबसे बड़ा देश आता है ब्राज़ील और सबसे छोटा देश आता है फ्रेंच गुयाना। देखिए, सबसे बड़ा देश है इसका ब्राज़ील और सबसे छोटा देश है आपका फ्रेंच गुयाना। और इन 13 देशों में बोलीविया एवं पराग्वे दो ऐसे देश हैं जिनके पास तटरेखा नहीं है, अर्थात ये चारों ओर से धरातल से घिरे हुए हैं, इसलिए इन्हें स्थल आवर्त देश कहा जाता है। तो दो देश कौन से हैं जिनके पास तटरेखा नहीं है? एक तो बोलीविया और एक आपका पराग्वे, इन 13 देशों के अंतर्गत। उसके बाद में अगला मतलब फैक्ट आता है, बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल आवर्त देश है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी आपका। ब्राज़ील देश की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश जो ब्राज़ील है, इसकी तटरेखा की लंबाई भी सबसे अधिक है। चिली, इक्वाडोर ऐसे देश हैं जो ब्राज़ील को स्पर्श नहीं करते, यानी कि 13 देशों में जो चिली और इक्वाडोर देश हैं वो ब्राज़ील को स्पर्श नहीं करते। अगला फैक्ट आता है, ब्राज़ील को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या 10 है। इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 नहीं करते हैं लेकिन 10 करते हैं। टोटल कितने हैं? 13। तो ब्राज़ील को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या है 10। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से विषुवत रेखा, मकर रेखा गुजरती हैं, जबकि तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से केवल 2 ही रेखाएं गुजरती हैं, पहली विषुवत रेखा और दूसरी आपकी मकर रेखा। अब अगला फैक्ट आता है, विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है, जबकि मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे ब्राज़ील से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि विषुवत रेखा पर बसे हुए शहर बताइए, देश बताइए, या मकर रेखा पर बसे हुए देश बताइए। तो विषुवत रेखा पर दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है,
जबकि मकर रेखा पर चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और ब्राज़ील है से होकर गुजरती है। अगला फैक्ट आता है, उरुग्वे देश दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में है। बाकी सभी देश आंशिक रूप से पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। अगला फैक्ट है, एंडीज पर्वत श्रेणी हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी है। साथ ही साथ यह विश्व की सबसे लंबी श्रेणी भी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए जो एंडीज पर्वत श्रृंखला या श्रेणी है वो हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी है और इसके साथ ये विश्व की सबसे लंबी श्रेणी भी है। यह नवीन मोड़दार बलित पर्वत का उदाहरण है। भूकंप ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र है। एंडीज पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्र है ये आपका ज्वालामुखी और भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला फैक्ट आता है, प्रशांत महासागर के पूर्वी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह स्थित है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, तो वो है आपकी क्वेटो राजधानी किसकी, इक्वाडोर की। यहीं पर कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत स्थित है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत भी यही है। अगला फैक्ट आता है, अर्जेंटीना देश में ओजेस डेल सलादो मृत ज्वालामुखी पर्वत है। यह विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पर्वत है। देखिए फैक्ट ऐसा आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी पर्वत कौन है, तो वो है ओजेस डेल सलादो और कहाँ पर स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है। अगला फैक्ट आता है, चिली देश में अंकांकागुआ चोटी है जो कि दक्षिण अमेरिका की या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अंकांकागुआ जो कहाँ पर स्थित है, चिली में स्थित है। चिली देखिए सबसे लंबा देश भी है। चिली एवं पेरू में अटाकामा मरुस्थल है। यह एक उष्ण कटिबंधी उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। इस मरुस्थल से होते हुए मकर रेखा गुजरती है। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल भी है। तो चिली एवं पेरू में अटाकामा मरुस्थल आता है जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आता है। अगला है, चिली का अरिका शहर विश्व का सबसे शुष्क शहर के अंतर्गत आता है। अगला फैक्ट आता है, अटाकामा मरुस्थल से कॉपर की प्राप्ति होती है। यहाँ चुक्की कमाटा शहर कॉपर के खनन एवं निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दक्षिण अमेरिका में चिली देश सबसे बड़ा कॉपर का उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉपर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, चिली करता है। अगला आता है, पेंटागोनिया मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है। यह अर्जेंटीना देश में है। पेंटागोनिया मरुस्थल, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक भेड़ पालन किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो भेड़ पालन किया जाता है वो किया जाता है अटागोनिया मरुस्थल में। पेंटागोनिया मरुस्थल खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला है, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण घासीय मैदान है। यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं की कृषि की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए पंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर शीतोष्ण घासीय मैदान होते हैं और यह जो है मुख्य रूप से गेहूं की खेती के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए अगला फैक्ट आता है, पंपास घास के मैदानों में अल्फा घास पाई जाती है जो पोषक तत्वों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। इसको खाने से जानवर मोटे हो जाते हैं। अगला है, देखिए पंपास घास के मैदानों में अल्फा गैस मतलब घास पाई जाती है जिस कारण से अधिक मात्रा में मांस की प्राप्ति की जाती है। अर्जेंटीना मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन होता है या मांस की मंडी पाई जाती है वो अर्जेंटीना में ही पाई जाती है। अगला है, देखिए फैक्ट, ग्रैंड चाको अर्जेंटीना में ग्रैंड चाको के क्षेत्र में शिकार किया जाता है। देखिए ग्रैंड चाको का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आखेट, और आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार। अगला है, बोलीविया का पठार इस पठार से टिन धातु की प्राप्ति होती है। दक्षिण अमेरिका के साथ साथ बोलीविया विश्व स्तर पर टिन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में बोलीविया जो है वो टिन के मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है। ब्राजीलियन उच्च भूमि एक पठार है जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ब्राजीलियन जो ब्राज़ील की राजधानी है वहाँ पर खनिज
सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला है ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक देश है। यहाँ पर अमाया की खान जो कि विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान है। तो ब्राज़ील में जो अमाया की खान है वहाँ से क्या निकाला जाता है, वहाँ से मैंगनीज को निकाला जाता है। और ये देखिए विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान भी है। अगला फैक्ट आता है इटाबिरा शहर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बेली हेरिजांटो ब्राज़ील का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। अगला फैक्ट आता है ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय कैंपोस घास मैदान पाए जाते हैं। कैंपोस घास के मैदानों में लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसे ब्राज़ील के लोग टेरा रोसा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए कैंपोस घास के मैदानों में जो लाल मिट्टी पाई जाती है उसको ब्राज़ील के लोग टेरा रोसा कहते हैं। इसमें कॉफ़ी की कृषि की जाती है। तो इस लाल मिट्टी में काय की कृषि की जाती है, कॉफ़ी की। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा, जो लाल मिट्टी में लगाए जाते हैं। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी के उत्पादन में या कॉफ़ी के उत्पादन और निर्यात में प्रथम स्थान पर है। ब्राज़ील में कहवा उत्पादन नाइजीरिया के बाद तृतीय स्थान है, यानी कि ब्राज़ील कहवा उत्पादन में घाना और नाइजीरिया के बाद तीसरे स्थान पर आता है। साओ पोलो कॉफ़ी के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जो साओ पोलो बंदरगाह है दक्षिण अमेरिका का, वो कॉफ़ी के निर्यात की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण जब व्यापार करने में असुविधा होने लगी तो साओ पोलो से दूर सेंटोस बंदरगाह का विकास किया गया। वर्तमान समय में सर्वाधिक कॉफ़ी का व्यापार सेंटोस बंदरगाह से होता है, इसलिए सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ से होता है, सेंटोस बंदरगाह से। और लेकिन पहले कहाँ से होता था, पहले साओ पोलो से किया जाता था। अगला है साओ पोलो से सेंटोस तक चलने वाली रेल को कॉफ़ी रेल कहते हैं, क्योंकि इसका सर्वाधिक उपयोग कॉफ़ी को लाने ले जाने में किया जाता है। अगला है देखिए सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। अगला है अमेजन नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, एंडीज पर्वत से निकलती है एवं पेरू ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए अगर बात करूं मैं विश्व की सबसे लंबी नदी की तो वह है आपकी नील। लेकिन अगर बहाव की दृष्टि से और चौड़ाई की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है आपकी अमेजन नदी, जो कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलकर पेरू ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक महासागर में अपना डेल्टा या अपना मुहाना बना देती है। अगला है यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें सेलवास कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में जो सदाबहार वन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है सेल्वा। सेलवास मुख्य रूप से चंदन रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि इसमें मुख्य रूप से किसके वृक्ष पाए जाते हैं, चंदन के और रबड़ के। अगला आता है देखिए मैडीरा नदी अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है और यह विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी के अंतर्गत आती है। तो मैडीरा जो है अमेजन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये विश्व की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला फैक्ट आता है मनोस बंदरगाह रबर के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि रबड़ का निर्यात जो किया जाता है वो मनोस बंदरगाह से किया जाता है। सेलगस के घने जंगलों में पिग्मी बोरो जनजाति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, देखिए पिग्मी और बोरो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, सेलवास के घने जंगलों में पाई जाती है। बोरो जनजाति यहाँ के घने जंगलों में पाई जाती है। यह क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से एवं यातायात की दृष्टि से दुर्गम क्षेत्र है। तो दोस्तों आज हमने दक्षिण अमेरिका देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे एशिया महाद्वीप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।